हमें पढ़ाया जाता है कि तारीख में हमारे हीरोज बाहर से इंपोर्ट किए गए। जैसे हम पहले बात करें, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या है सर? हमें कोई अपने हीरोज नहीं मिले कि हमने अरब बाहर के तुगलक मंगल मतलब मंगोल ये हीरोज लाके हमने अपने बच्चों को पढ़ाया इस आइडियोलॉजी को स्ट्रक्चर करने के लिए? वो आइडियोलॉजी का ही चक्कर है ना। हाँ। कि हम मुसलमान हो गए। हाँ। तो और हम वो वाहिद कौम है, मेरा ख्याल है कि जिन्होंने मुसलमान हो अपना मज़हब तो बदला ही बदला, साथ में अपने बाप भी बदल लिए हमने। हाँ, वो हमने जिन्हें मैं कहता हूँ ना हमारे हराम के बाप, हमने वो हराम के बाप इलेजिटिमेट फादर्स हमने अपने लिए इजाद किए। किसी ने कोई नाम नहाद सैयद जिसका कोई वजूद नहीं है, अवानों ने वो क्या कुतुब शाह इजाद कर लिया, अराइयों ने सलीम अल राई इजाद कर लिया। ये तारीख़ में इनका कोई वजूद नहीं है, ये कहीं भी नहीं थे, ये हराम का ही हुए ना। रशीद साहब आप भी आराई हैं, आप भी कहीं ना कहीं से अरब से जुड़े हैं। आराई तो कहते हैं हम अरब हैं, और वो बेवकूफ़ है ना जो ये कहते हैं। इसमें खैर हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी यही कहते थे कि हम अरब से आए हैं, हम अरबियों नस्ल हैं, बड़ी फ़ख्र से कहा करते थे। लेकिन सच जो है ना वो है तो कड़वा, और बिस्ती की भी बात है सच में, जिसे हम कहते हैं ना बेइज्जती को हम बिस्ती कहते हैं ना पंजाबी में, वो सच में वो भी बात है। लेकिन सच यही है कि हम हैं इधर ही के, ये हमने अपनी झूठ का एक अपने ऊपर लिबादा ओढ़ लिया है कि जी हम बाहर से आए हुए हैं। क्यों ओढ़ा है? मतलब ये जो सैयद कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है सर? मतलब ज़रूरी है कि हमें मतलब इंडिजीनियस से इतनी कोई नफरत फैलाई गई उस ज़माने में, इन्वेडर्स ने कोई इतना हमें रोन दिया कि बस आप इतने नीचे हो, इतने गलीज इंसान हो कि बस हम जो है ना बाहर से आके जो बाहर का बुलाएगा उसी की सुपीरियरिटी होगी वरना नहीं होगी? क्या है ये कॉम्प्लेक्सिटी, क्या कहाँ से उभरी है? ये पहले तो शायद ठीक ही था, मोहम्मद बिन कासिम ने इस किस्म का कोई जुल्म नहीं किए थे मुसलमान करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि अरबों ने भी बाय एंड लार्ज कोई इस तरह का नहीं किया होगा। लेकिन ये जो तुर्क आए ना, ये बहुत बदजात लोग थे। इन्होंने आके बड़े बुरे तरीके से यहाँ पे मुसलमान करने की रीत रखी। एक तो ये था कि जो जजिया लेने जाया करता था टैक्स कलेक्टर, उसको हुक्म था कि उसने ऐसे करके नहीं जजिया ले लेना कि वो ला के जो ये हिंदू या इधर का जो बंदा है वो यूं उसको हाथ में दे दे, वो यूं लेके आएगा बड़ा बाइज्जत और बड़ा मीक बन के यूं लेके आएगा, और टैक्स कलेक्टर उसके हाथ से नोच लेगा जो भी कुछ वो दे रहा है। और फिर क्या करेगा, जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि ऐसी तो थूक दे मुसलमान है, वो ये उसके मुंह में या तो थूकेगा और या ज़मीन से कोई गंदी चीज़ उठा के उसके मुंह में डाल देगा। ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही आप पढ़ लें, तारीख़ मुबारक शाही, और जहाँ तक मुझे याद है शायद तबकात नासरी में भी यही है, कहीं ना कहीं ज़िक्र ज़रूर है। ये जो मेरे पास तारीख़ फ़िरोज़ शाही है वो तो मैंने मार्क करके रखी हुई है ना कि ये वो जगह है। वैसे और भी मैंने अलहदा एक जगह पे नोट किए हैं कि कहाँ कहाँ ये है। तो ये अब देखिए कि कितनी देर हमारे बड़े ये बर्दाश्त करते हैं कि एक पलीत आदमी आके हमारे मुंह में थूक रहा है। उन्होंने कहा यार मिट्टी पाओ, मुसलमान हो जाओ। अच्छा, तो अच्छा, अब जिसके ये किस सन की बात है, ये कौन सा ईयर है? ये आप तुर्क आना शुरू हुए ना, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, हाँ। वो ये लोग तो उसे पठान समझते हैं, वो तुर्क था, उसने अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ था। तो उसके बाद से ये चालू हो गया होगा। लेकिन तबकात ये सॉरी तारीख़ फ़िरोज़ शाही तो 14वीं सदी की किताब है, तब तक ये काम चल रहा था। मुग़लों ने ऐसा शायद नहीं किया कि वो थुकवाते थे मुंह में किसी को, और ना ही मुग़लों ने कोई ज़बरदस्ती के मुसलमान करने की कोशिश की। ये तुर्कों को बड़ा चाह चढ़ा हुआ था कि हमने मुसलमान ही करके छोड़ना है सारों को। अच्छा, फिर तो हम मतलब जो चीज़ इस तरह से मतलब एक कर्ब से उनको मुसलमान किए, फिर उसी बात पे हम फ़ख्र करते हैं सर, महमूद गजनवी साहब बड़ी बात है ये वो। तो ये तो फिर मतलब वो नहीं है, एक और भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये वही ना जिसे क्या स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। हाँ। कि जो आपका जेलर है वो आप उसी के साथ सिंपैथेटिक हो जाते हैं, उसी की चापलूसी भी करना शुरू कर देते हैं। हम ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है एक पूरी कौम के ऊपर जो मुसलमान हो गई यहाँ पे, ये उनका स्टॉकहोम सिंड्रोम की निशानी है। तो ये जो सैयद सी चीज़ है, ये जो हमारे यहाँ फिर ये तबकाती निज़ाम या जो ये भी इसी की प्रोडक्ट है। तो और क्या, जिसकी ज़्यादा बेइज्जती हुई होगी उसने अपनी खिफत छुपाने के लिए अपने आप को नहीं यार मैं सैयद बन जाता हूँ,
कि मैं तो उधर से ही आया, मेरे मेरे मुंह में किसने थूका? नहीं, किसी ने नहीं, मैं तो उथों ही आए हैं असी थे। तो अच्छा, इसी वजह से उनका जो अपना एक एहसास महरूमी थी, है मतलब एहसास महरूम वाली बात से उन्होंने जो है ना अपने आइडेंटिटी बदल दी, अपने बाप बदल लिए हमने। ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो सर मतलब फिर इस तरह से हम देखते हैं कि तारीख में तो मतलब, अच्छा ये आइडियोलॉजी वाली हमें यहाँ पे बात बताएं कि फिर हम यहाँ से क्यों हीरोज इंपोर्ट किए बाहर से? तुगलक, तुरुक, मामून गजनवी, इनको हीरोज बनाने का रीजन क्या था? इस आइडियोलॉजी को मजबूत करना, आइडियोलॉजी को। और फिर देखिए वो बाप बदलने का ये भी चक्कर था ना कि विक्रमजीत जिसने सिथियंस के खिलाफ बड़ा हीरोइक जंग लड़ी 58 कबल मसीह में, वो हम कैसे हीरो मान ले? वो तो साला हिंदू था। अच्छा, तो आइडियोलॉजी वाली बात आ गई ना। आइडियोलॉजी वाली। राजा पोरवा को हम क्यों हीरो माने? वो तो हिंदू था। सिकंदर को हमने मुसलमान कर लिया, वो पक्का सारे मानते हैं कि वो मुसलमान था। राजा डायर को हम क्यों हीरो माने? वो तो हिंदू था। हिंदू था। तो ये सारी उसने मतलब पूरे, फिर तो सर हमारी वो नहीं हो गई, मतलब अरबाइजेशन तो छोड़ दें, हमें जो चीज होती है वो तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज ही मट्टी में मिल गई सर। टोटली हमें डीकल्चराइज कर दिया गया ना। डीकल्चराइजेशन हो गई है। हाँ, मतलब ये वो है एक कल्चरल या रिलीजियस कॉलोनाइजेशन। हम मुकम्मल तौर पे महकूम हो चुके हैं। मैं इंडोनेशिया वाले इस तरह से महकूम नहीं है, कोई भी नहीं है सर, बंगाली नहीं है, टर्कियों ने, तुर्कों ने अपनी आइडेंटिटीज नहीं छुपाई। उन्होंने अपने नाम भी रखे वही, जो अर्तुगरल या फलाना ढमकाना जो थे वो नाम भी उन्होंने वही रखे। हमने तो जो अपने नाम थे वो छोड़ दिए, हर एक ने अरबी नाम रख लिया या अरबिक पूरा एक वो सिंड्रोम से हमने गुजरा। अच्छा ये रीजन क्या था? अच्छा वे तुर्कों के बाद ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। तुर्कों से ज्यादा तब्दीली हुई होगी, शुरू अरबों के ज़माने में शायद इतनी ना। अच्छा फिर हमें ये बात है, जब हम अगर शुरू करें हीरो की बात, तो ये मोहम्मद बिन कासिम का क्या चक्कर था? मतलब वो जैसे हम बिल्कुल पहले बात कर रहे थे कि वाकई में वो इस्लाम ने क्या था और बड़ा ही हमें रोशनास करवा लिया है। हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हो गए। लेकिन आप ये देखिए कि ये कोई पहला हमला नहीं था। वो जो हमें बताया जाता है ना नसीम हिजाजी जैसे तारीखदानों की किताब में कि जी वो एक औरत की चीख सुन के, पता नहीं किस लाउड स्पीकर से उसने चीख मारी। हाँ वही है, उसी टाइम लाउड स्पीकर है, अभी भी इन्वेंट भी नहीं हुआ होगा। तो वो चीख सुन के जनाब वो चढ़ दौड़ा और उसने फतह कर लिया सिंध। ये छठा हमला था सिंध के ऊपर। और दो ऑथेंटिक हिस्ट्रीज हैं, चचनामा और अहमद बलाजुरी की तारीख़ बलदान। ये इनमें आप पढ़ लें, ये छठा हमला था। और इससे पहले जितने इनके हमले हुए थे उसमें बहुत बहुत जानी नुकसान अरबों ने बर्दाश्त किया। हत्ता कि हज़रत उस्मान गनी ने ये भी कह दिया कि जी सिंध और हिंद पे आइंदा हमला नहीं किया जाएगा। तो वो हमले, वो नुकसान जो उन्होंने बर्दाश्त किया, उस नुकसान की वजह से। और रिपोर्ट है लिखी हुई कि वहाँ का पानी कड़वा है और फल ऐसा है, ज़्यादा फ़ौज जाएगी तो वो भूखी प्यासी मर जाएगी, थोड़ी फ़ौज जाएगी तो वो लोकल लोग जो हैं उसको काट कूट के मार देंगे। ये लिखा हुआ है बाकायदा। और फिर जब इन्हें भिनक पड़ी ना कि मुल्तान में बहुत माल दौलत है सूरज मंदिर में, तो फिर हुज्जाज बिन यूसुफ जो गवर्नर था इराक़ का, उसने खलीफा को चिट्ठी लिखी कि जनाब मैं इतनी दौलत ला कर दूँगा आपको कि आपके सब नुकसान पूरे हो जाएंगे। अच्छा। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया कि चल बेटा सूली पे चढ़ जा, राम भली करेगा। अच्छा, राम भली उसने की। और ये एज माशाल्लाह 17 साल का जवान जो है आके ये भस्म कर दिया पूरी फौज को। ये क्या मसला है? एक तो वो 17 साल का नहीं था। डॉक्टर मुबारक अली साहब ने बड़ी बारीक बीनी के साथ और बड़ी उसके साथ आर्ग्यूमेंट के साथ साबित किया है कि वो 17 साल का हो ही नहीं सकता था। वो पीछे गए और वहाँ से वो लेके आगे चले और उन्होंने दिखाया कि वो कम से कम 25-26 साल का था। अच्छा। हाँ, तो वो एक तो वो ये बात हमें भूल जानी चाहिए कि वो बच्चा एक वहाँ से आया और आके उसने यहाँ सिंध को फतह कर लिया। वो ठीक ठाक जवान आदमी था और बस जैसे अरूज और जवाल होता है, यहाँ पे भी बड़ी सल्तनत थी सिंध की। तो इंटरनल भी कुछ चीज़ें होंगी, इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन। वो ये थी ना कि
जो राज था, राजा चच, तो एक पंडित था, ब्राह्मण था, बेटा भी ज़ाहिर है डाहर भी ब्राह्मण था। जो रियाया थी वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थी। तो वो थोड़ी सी तो थी कि वो उनके साथ नहीं थे। और जैसे ही ये अरब जब आए हैं मोहम्मद बिन कासिम के, तो ये उन्होंने, जो बुद्धिस्ट लोग थे जो ज़रा सप्रेस्ड होंगे, ज़ाहिर लगता है कि वो सप्रेस्ड थे, तो वो उन्होंने देखा कि ये मुसलमान तो बड़ा एका है इनमें और नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं। उस वक्त अभी फ़िरके नहीं ना बने। अच्छा। तो नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं। तो वो उन्होंने कहा यार चलो इन्हीं में मिल चलो, इनसे तो जान छुड़ाओ, ये जो पंडित हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। तभी जो है ना उनका एक इंस्पिरेशन होगी। अच्छा सर, दूसरी बताएं, अभी तक डेथ जो है मोहम्मद बिन कासिम की वो एक मिस्ट्री है। तो वो जो उसके बाद में जो हमें पढ़ाया जाता है कि तारीख में हमारे हीरोज बाहर से इंपोर्ट किए गए। जैसे हम पहले बात करें, ये कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है सर? हमें कोई अपने हीरोज नहीं मिले कि हमने अरब बाहर के तुगलक मंगोल ये हीरोज लाके हमने अपने बच्चों को पढ़ाया इस आइडियोलॉजी को स्ट्रक्चर करने के लिए। वो आइडियोलॉजी का ही चक्कर है ना। हाँ। कि हम मुसलमान हो गए। हाँ। तो और हम वो वाहिद कौम है, मेरा ख्याल है कि जिन्होंने मुसलमान हो अपना मज़हब तो बदला ही बदला, साथ में अपने बाप भी बदल लिए हमने। हाँ, वो हमने, जिन्हें मैं कहता हूँ ना हमारे हराम के बाप, हमने वो हराम के बाप, इलेजिटिमेट फादर्स हमने अपने लिए इजाद किए। किसी ने कोई नाम नहाद सैयद जिसका कोई वजूद नहीं है, अवानों ने वो क्या कुतुब शाह इजाद कर लिया, अराइयों ने सलीम अल राई इजाद कर लिया। ये तारीख में इनका कोई वजूद नहीं है, ये कहीं भी नहीं थे, ये हराम के ही हुए ना। रशीद साहब, आप भी आराई हैं, आप भी कहीं ना कहीं से अरब से जुड़े हैं। आराई तो कहते हैं हम अरब हैं, और वो बेवकूफ़ है ना जो ये कहते हैं। इसमें खैर हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे कि हम अरब से आए हैं, हम अरबियों नस्ल हैं, बड़ी फ़ख्र से कहा करते थे। लेकिन सच जो है ना वो है तो कड़वा, और बिस्ती की भी बात है सच में, जिसे हम कहते हैं ना बेइज्जती को हम बिस्ती कहते हैं ना पंजाबी में, वो सच में वो भी बात है। लेकिन सच यही है कि हम हैं इधर ही के। ये हमने अपनी झूठ का एक अपने ऊपर लिबादा ओढ़ लिया है कि जी हम बाहर से आए हुए हैं। क्यों ओढ़ा है? मतलब ये जो सैयद कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है सर? मतलब ज़रूरी है कि हमें मतलब इंडिजीनियस से इतनी कोई नफरत फैलाई गई उस ज़माने में, इन्वेडर्स ने कोई इतना हमें रोन दिया कि बस आप इतने नीचे हो, इतने गलीज इंसान हो कि बस हम जो है ना बाहर से आके जो बाहर का बुलाएगा उसी की सुपीरियरिटी होगी वरना नहीं होगी। क्या है ये कॉम्प्लेक्सिटी, क्या कहाँ से उभरी है? ये पहले तो शायद ठीक ही था। मोहम्मद बिन कासिम ने इस किस्म का कोई जुल्म नहीं किए थे मुसलमान करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि अरबों ने भी बाय एंड लार्ज कोई इस तरह का नहीं किया होगा। लेकिन ये जो तुर्क आए ना, ये बहुत बदजात लोग थे। इन्होंने आके बड़े बुरे तरीके से यहाँ पे मुसलमान करने की रीत रखी। एक तो ये था कि जो जजिया लेने जाया करता था टैक्स कलेक्टर, उसको हुक्म था कि उसने ऐसे करके नहीं जजिया ले लेना कि वो ला के जो ये हिंदू या इधर का जो बंदा है वो यूं उसको हाथ में दे दे। वो यूं लेके आएगा बड़ा बाइज्जत और बड़ा मीक बन के यूं लेके आएगा, और टैक्स कलेक्टर उसके हाथ से नोच लेगा जो भी कुछ वो दे रहा है। और फिर क्या करेगा, जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि ऐसी तो थूक दे मुसलमान है, वो ये उसके मुंह में या तो थूकेगा और या ज़मीन से कोई गंदी चीज़ उठा के उसके मुंह में डाल देगा। ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही आप पढ़ लें, तारीख़ मुबारक शाही, और जहाँ तक मुझे याद है शायद तबकात नासरी में भी यही है, कहीं ना कहीं ज़िक्र ज़रूर है। ये जो मेरे पास तारीख़ फ़िरोज़ शाही है वो तो मैंने मार्क करके रखी हुई है ना कि ये वो जगह है। वैसे और भी मैंने अलग एक जगह पे नोट किए हैं कि कहाँ कहाँ ये है। तो ये अब देखिए कि कितनी देर हमारे बड़े ये बर्दाश्त करते कि एक पलीत आदमी आके हमारे मुंह में थूक रहा है। उन्होंने कहा यार मिट्टी पाओ, मुसलमान हो जाओ। अच्छा, तो अच्छा, अब जिसके ये किस सन की बात है, ये कौन सा ईयर है? ये आप तुर्क आना शुरू हुए ना, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, हाँ। वो ये लोग तो उसे पठान समझते हैं, वो तुर्क था, उसने अफगानिस्तान पे कब्जा किया हुआ था। तो उसके बाद से ये चालू हो गया होगा। लेकिन तबकात ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही तो 14वीं सदी की किताब है, तब तक ये काम चल रहा था। मुग़लों ने ऐसा शायद नहीं किया
कि वो थुकवाते थे मुंह में किसी को, और ना ही मुगलों ने कोई ज़बरदस्ती के मुसलमान करने की कोशिश की। ये तुर्कों को बड़ा चाह चढ़ा हुआ था कि हमने मुसलमान ही करके छोड़ना है सारों को। अच्छा, फिर तो हम मतलब जो चीज़ इस तरह से मतलब एक कर्ब से उनको मुसलमान किए, फिर उसी बात पे हम फख्र करते हैं सर, मामून गजनवी साहब बड़ी बात है ये वो। तो ये तो फिर मतलब वो नहीं है, एक और भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये वही ना जिसे क्या स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। हाँ। कि जो आपका जेलर है वो आप उसी के साथ सिंपैथेटिक हो जाते हैं, उसी की चापलूसी भी करना शुरू कर देते हैं। हम ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है, एक पूरी कौम के ऊपर जो मुसलमान हो गई यहाँ पे, ये उनका स्टॉकहोम सिंड्रोम की निशानी है। तो ये जो सैयद सी चीज़ है, ये जो हमारे यहाँ फिर ये तबकाती निज़ाम या जो ये भी इसी की प्रोडक्ट है। तो और क्या, जिसकी ज़्यादा बेइज्जती हुई होगी उसने अपनी खिफत छुपाने के लिए अपने आप को, नहीं यार मैं सैयद बन जाता हूँ कि मैं तो उधर से ही आया, मेरे मुंह में किसने थूका, नहीं किसी ने नहीं, मैं तो उथों ही आए हैं असी थे। तो अच्छा, इसी वजह से उनका जो अपना एक एहसास महरूमी थी, ये मतलब एहसास महरूम वाली बात से उन्होंने जो है ना अपने आइडेंटिटी बदल दी, अपने बाप बदल लिए हमने। ये बड़ी शर्मनाक बात है। तो सर मतलब फिर इस तरह से हम देखते हैं कि तारीख में तो मतलब अच्छा, ये आइडियोलॉजी वाली हमें यहाँ पे बात बताएं कि फिर हम यहाँ से क्यों हीरोज इंपोर्ट किए बाहर से, तुगलक, तुर्क, मामून गजनवी, इनको हीरोज बनाने का रीज़न क्या था? इस आइडियोलॉजी को मजबूत करना, आइडियोलॉजी को। और फिर देखिए वो बाप बदलने का ये भी चक्कर था ना कि विक्रमजीत जिसने सिथियंस के खिलाफ बड़ा हीरोइक जंग लड़ी 58 कबल मसीह में, वो हम कैसे हीरो मान ले, वो तो साला हिंदू था। अच्छा, तो आइडियोलॉजी वाली बात आ गई ना। आइडियोलॉजी वाली। राजा पोरवा को हम क्यों हीरो माने, वो तो हिंदू था। सिकंदर को हमने मुसलमान कर लिया, वो पक्का सारे मानते हैं कि वो मुसलमान था। राजा डायर को हम क्यों हीरो माने, वो तो हिंदू था। हिंदू था। तो ये सारी उसने मतलब पूरे, फिर तो सर हमारी वो नहीं हो गई, मतलब अरबाइजेशन तो छोड़ दें, हमें जो चीज़ होती है वो तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटीज मट्टी में मिल गई सर। टोटली हमें डीकल्चराइज कर दिया गया ना। डीकल्चराइजेशन हो गई है। हाँ, मतलब ये वो है एक कल्चरल या रिलीजियस कॉलोनाइजेशन। हम मुकम्मल तौर पे महकूम हो चुके हैं। मैं इंडोनेशिया वाले इस तरह से महकूम नहीं है, कोई भी नहीं है सर, बंगाली नहीं है, टर्कियों ने, तुर्कों ने अपनी आइडेंटिटीज नहीं छुपाई। उन्होंने अपने नाम भी रखे वही, जो अर्तुगरल या फलाना ढमकाना जो थे वो नाम भी उन्होंने वही रखे। हमने तो जो अपने नाम थे वो छोड़ दिए, हर एक ने अरबी नाम रख लिया या अरबिक पूरा एक वो सिंड्रोम से हमने गुजरा। अच्छा, ये रीजन क्या था? अच्छा, वे तुर्कों के बाद ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। तुर्कों से ज्यादा तब्दीली हुई होगी, शुरू अरबों के ज़माने में शायद इतनी ना। अच्छा, फिर हमें ये बात है, जब हम अगर शुरू करें हीरो की बात, तो मोहम्मद बिन कासिम का क्या चक्कर था? मतलब वो जैसे हम बिल्कुल पहले बात कर रहे थे कि वाकई में वो इस्लाम ने क्या था और बड़ा ही हमें रोशनास करवा लिया है। हाँ, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हो गए। लेकिन आप ये देखिए कि ये कोई पहला हमला नहीं था। वो जो हमें बताया जाता है ना नसीम हिजाजी जैसे तारीखदानों की किताब में कि जी वो एक औरत की चीख सुन के, पता नहीं किस लाउड स्पीकर से उसने चीख मारी। हाँ, वही है, उसी टाइम लाउड स्पीकर अभी भी इन्वेंट भी नहीं हुआ होगा। तो वो चीख सुन के जनाब वो चढ़ दौड़ा और उसने फतह कर लिया सिंध। ये छठा हमला था सिंध के ऊपर। और 2 ऑथेंटिक हिस्ट्रीज हैं, चचनामा और अहमद बलाजुरी की तारीख़ बलदान। ये इनमें आप पढ़ लें, ये छठा हमला था। और इससे पहले जितने इनके हमले हुए थे उसमें बहुत बहुत जानी नुकसान अरबों ने बर्दाश्त किया। हत्ता कि हज़रत उस्मान गनी ने ये भी कह दिया कि जी सिंध और हिंद पे आइंदा हमला नहीं किया जाएगा। तो वो हमले, वो नुकसान जो उन्होंने बर्दाश्त किया, उस नुकसान की वजह से, और रिपोर्ट है लिखी हुई कि वहाँ का पानी कड़वा है और फल ऐसा है, ज़्यादा फ़ौज जाएगी तो वो भूखी प्यासी मर जाएगी, थोड़ी फ़ौज जाएगी तो वो लोकल लोग जो हैं उसको काट कूट के मार देंगे। ये लिखा हुआ है बाकायदा। और फिर जब इन्हें भिनक पड़ी ना कि मुल्तान में बहुत माल दौलत है सूरज मंदिर में, तो फिर हुज्जाज बिन यूसुफ जो गवर्नर था इराक़ का, उसने खलीफा को चिट्ठी लिखी कि जनाब मैं इतनी दौलत ला कर दूँगा आपको कि आपके सब नुकसान पूरे हो जाएंगे। अच्छा। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया कि चल बेटा सूली पे चढ़ जा, राम भली करेगा। अच्छा, राम भली उसने की। और ये एज माशाल्लाह 17 साल का जवान जो है आके
ये भस्म कर दिया पूरी फौज को, ये क्या मसला है? एक तो वो 17 साल का नहीं था। डॉक्टर मुबारक अली साहब ने बड़ी बारीक बीनी के साथ और बड़ी उसके साथ आर्ग्यूमेंट के साथ साबित किया है कि वो 17 साल का हो ही नहीं सकता था। वो पीछे गए और वहाँ से वो लेके आगे चले और उन्होंने दिखाया कि वो कम से कम 25-26 साल का था। अच्छा। हाँ, तो वो एक तो वो ये बात हमें भूल जानी चाहिए कि वो बच्चा एक वहाँ से आया और आके उसने यहाँ सिंध को फतह कर लिया। वो ठीक ठाक जवान आदमी था और बस जैसे अरूज और जवाल होता है, यहाँ पे भी बड़ी सल्तनत थी सिंध की। तो इंटरनल भी कुछ चीज़ें होंगी, इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन। वो ये थी ना कि जो राज था, राजा चच तो एक पंडित था, ब्राह्मण था, बेटा भी जाहिर है डाहर भी ब्राह्मण था। जो रियाया थी वो ज़्यादातर बुद्धिस्ट थी। तो वो थोड़ी सी तो थी कि वो उनके साथ नहीं थे। और जैसे ही ये अरब जब आए हैं मोहम्मद बिन कासिम के, तो ये उन्होंने जो बुद्धिस्ट लोग थे जो ज़रा सप्रेस्ड होंगे, जाहिर लगता है कि वो सप्रेस्ड थे, तो वो उन्होंने देखा कि ये मुसलमान तो बड़ा एका है इनमें और नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं। उस वक्त अभी फ़िरके नहीं ना बने। अच्छा। तो नमाज इकट्ठे पढ़ते हैं, तो वो उन्होंने कहा यार चलो इन्हीं में मिल चलो, इनसे तो जान छुड़ाओ, ये जो पंडित हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। तभी जो है ना उनका एक इंस्पिरेशन होगी। अच्छा सर, दूसरी बताएं, अभी तक डेथ जो है मोहम्मद बिन कासिम की वो एक मिस्ट्री है। तो वो जो उसके बाद में जो हमें पढ़ाया जाता है कि तारीख में हमारे हीरोज बाहर से इंपोर्ट किए गए। जैसे हम पहले बात करें, ये कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है सर? हमें कोई अपने हीरोज नहीं मिले कि हमने अरब बाहर के तुगलक मंगोल ये हीरोज लाके हमने अपने बच्चों को पढ़ाया इस आइडियोलॉजी को स्ट्रक्चर करने के लिए? वो आइडियोलॉजी का ही चक्कर है ना। हाँ। कि हम मुसलमान हो गए। हाँ। तो और हम वो वाहिद कौम है, मेरा ख्याल है कि जिन्होंने मुसलमान हो अपना मज़हब तो बदला ही बदला, साथ में अपने बाप भी बदल लिए हमने। हाँ, वो हमने जिन्हें मैं कहता हूँ ना हमारे हराम के बाप, हमने वो हराम के बाप इलेजिटिमेट फादर्स हमने अपने लिए इजाद किए। किसी ने कोई नाम नेहाद सैयद जिसका कोई वजूद नहीं है, अवानों ने वो क्या कुतुब शाह इजाद कर लिया, अराइयों ने सलीम अल राई इजाद कर लिया। ये तारीख में इनका कोई वजूद नहीं है, ये कहीं भी नहीं थे, ये हराम के ही हुए ना। रशीद साहब, आप भी अराई हैं, आप भी कहीं ना कहीं से अरब से जुड़े हैं। अराई तो कहते हैं हम अरब हैं, और वो बेवकूफ़ है ना जो ये कहते हैं। इसमें खैर हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते थे कि हम अरब से आए हैं, हम अरबियों नस्ल हैं, बड़ी फ़ख्र से कहा करते थे। लेकिन सच जो है ना वो है तो कड़वा, और बिस्ती की भी बात है सच में, जिसे हम कहते हैं ना बेइज्जती को हम बिस्ती कहते हैं ना पंजाबी में, वो सच में वो भी बात है। लेकिन सच यही है कि हम हैं इधर ही के। ये हमने अपनी झूठ का एक अपने ऊपर लिबादा ओढ़ लिया है कि जी हम बाहर से आए हुए हैं। क्यों ओढ़ा है? मतलब ये जो सैयद कॉम्प्लेक्सिटी है क्या है सर? मतलब ज़रूरी है कि हमें मतलब इंडिजीनियस से इतनी कोई नफरत फैलाई गई उस ज़माने में? इन्वेडर्स ने कोई इतना हमें रोन दिया कि बस आप इतने नीचे हो, इतने गलीज इंसान हो कि बस हम जो है ना बाहर से आके जो बाहर का बुलाएगा उसी की सुपीरियरिटी होगी वरना नहीं होगी। क्या है ये कॉम्प्लेक्सिटी, क्या कहाँ से उभरी है? ये पहले तो शायद ठीक ही था। मोहम्मद बिन कासिम ने इस किस्म का कोई जुल्म नहीं किए थे मुसलमान करने के लिए, और मेरा ख्याल है कि अरबों ने भी बाय एंड लार्ज कोई इस तरह का नहीं किया होगा। लेकिन ये जो तुर्क आए ना, ये बहुत बदजात लोग थे। इन्होंने आके बड़े बुरे तरीके से यहाँ पे मुसलमान करने की रीत रखी। एक तो ये था कि जो जजिया लेने जाया करता था टैक्स कलेक्टर, उसको हुक्म था कि उसने ऐसे करके नहीं जजिया ले लेना कि वो ला के जो ये हिंदू या इधर का जो बंदा है वो यूं उसको हाथ में दे दे। वो यूं लेके आएगा बड़ा बाइज्जत और बड़ा मीक बन के यूं लेके आएगा, और टैक्स कलेक्टर उसके हाथ से नोच लेगा जो भी कुछ वो दे रहा है। और फिर क्या करेगा, जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि ऐसी तो थूक दे मुसलमान है, वो ये उसके मुंह में या तो थूकेगा और या ज़मीन से कोई गंदी चीज़ उठा के उसके मुंह में डाल देगा। ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही आप पढ़ लें, तारीख़ मुबारक शाही, और जहाँ तक मुझे याद है शायद तबकात नासरी में भी यही है, कहीं ना कहीं ज़िक्र ज़रूर है ये।
जो मेरे पास तारीख़ फ़िरोज़ शाही है वो तो मैंने मार्क करके रखी हुई है ना कि ये वो जगह है। वैसे और भी मैंने अलग एक जगह पे नोट किए हैं कि कहाँ कहाँ ये है। तो ये अब देखिए कि कितनी देर हमारे बड़े ये बर्दाश्त करते कि एक पलीत आदमी आके हमारे मुंह में थूक रहा है। उन्होंने कहा यार मिट्टी पाओ, मुसलमान हो जाओ। अच्छा।